नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। अभी तक जो भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें कांग्रेस की जीत पक्की बताई जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा किया गया कि छत्तीसगढ़ की फिजा अचानक से बदल गई। चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बीजेपी में ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पक्की बताई जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ऐसा क्या हुआ अचानक से? अचानक से कांग्रेस जो जीतते जीतते अब माना जा रहा है कि रह गई है, और बीजेपी ने कुछ ऐसा दांव चल दिया है कि अब सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। क्या कुछ हुआ है, इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत सर। सर, क्या हुआ है? ऐसा अचानक से बीजेपी ने कैसा दांव चल दिया है? देखिए श्रेया, दर्शकों को हम बता दें कि अभी तक जितने भी छत्तीसगढ़ से ओपिनियन पोल्स आए हैं, सर्वे आए हैं, या पॉलिटिकल पंडित है जो दिल्ली में बैठे हुए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठे हुए, उन सब का ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाएगी और कांग्रेस, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से वहां पर सत्ता में वापसी करने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें की जीत की मशीन और परसेप्शन बदलने वाला भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ऐसा नेता कहा जाता है कि जो रातों रात लोगों का परसेप्शन बदल देते हैं, तो उन्होंने अपने आप को पूरा छत्तीसगढ़ में झोंक रखा है। आप लगातार देखेंगे कि रैलियां कर रहे हैं, चाहे कांकेर हो, आज भी वो दुर्ग में मौजूद है। और जो चाणक्य जिनको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह, उन्होंने भी पूरा फोकस अपना छत्तीसगढ़ पर कर रखा है। और उन्होंने कुछ 24 घंटे में कुछ ऐसी दो घटनाएं हुई जिसके बाद अगर आज ग्राउंड पर आप बात करेंगे, क्योंकि हमने वहां पर ग्राउंड में लोगों से कुछ बात की, पत्रकारों से बात की, तो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की फिजा है वो पूरी तरह से बदल गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने चला है उसके बाद उसकी जीत निश्चित मानी जा रही है और कांग्रेस की हार लगभग तय मानी जा रही है। तो ऐसा क्या किया? तो दो दांव जो है इन 24 घंटे में दो चीजें हुई है मोटी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो। पहली चीज ये हुई कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं एक घोषणा पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसे नाम दिया गया मोदी गारंटी। अच्छा। उस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के जीत की चाबी बताया जा रहा है। उस घोषणा पत्र में इस तरह के वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो जाहिर तौर पर जो छत्तीसगढ़ के लोगों की जनाकांक्षाएं हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के मन की जो टीस है, और छत्तीसगढ़ के लोग जो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काफी रिसर्च करके ग्राउंड में जाकर यह घोषणा पत्र तैयार किया है और उन मुद्दों को उस घोषणा पत्र में शामिल किया है, जिसके बाद जनता के बीच में इस घोषणा पत्र के सामने आते ही हवा बदल गई है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, रमन सिंह 15 साल तक लगातार उन्होंने शासन किया छत्तीसगढ़ में, सफलतापूर्वक उन्होंने राज किया और काम भी किया छत्तीसगढ़ में, विकास भी किया उन्होंने। रमन सिंह के राज में विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार चली गई। उसके पीछे बड़ी वजह थी कांग्रेस का वो घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने ऐसे वादे किए थे जो जनता को कनेक्ट करते थे। तो इस बार हालांकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है उसके बाद जो ग्राउंड की फिजा है बदली दिख रही है। और वहां कर ये लोकल पत्रकारों से भी आप डिस्कस करेंगे तो कह रहे कि वाकई में ये मास्टर स्ट्रोक है घोषणा पत्र। दूसरी घटना उसके बाद ये होती है कि 3-4 दिन पहले एक छापा पड़ता है ईडी का, और उसमें एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, हैंडलर असीम। उसके पास से 5.5 करोड़ की कैश बरामद होती है और उससे ईडी एक दावा करती है कल कि उसने सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप घोटाले में दिए हैं और 508 करोड़ रुपए अब तक सीएम हाउस पहुंचाया और पैसा सीएम हाउस पहुंचाया जा रहा था, और इस घोटाले में भूपेश बघेल संलिप्त है। तो जब घोटाले का ये परसेप्शन जब आया, इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इसका जिक्र किया। तो ये जो दो चीजें हुई, एक तरह से पहले घोटालों के आरोप तो कांग्रेस पर लगते ही रहे हैं, कांग्रेस इज इक्वल टू घोटाला, ये परसेप्शन है लोगों के बीच में। और इतने बड़े घोटाले में अगर खुद मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है तो ये डेंट करने वाली बात है कांग्रेस के लिए। तो ये पहला तो ये पॉइंट, और दूसरा घोषणा पत्र, ये दो फैक्टर 24 घंटे में ऐसे हुए जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पूरी फिजा श्रेया जो है वो बदल चुकी है।
तो ये घोषणा पत्र आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि वादे हर साल जब भी चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र तो जारी किया ही जाता है। तो इस बार क्या आखिर मोदी सरकार की तरफ से ऐसे कौन से वादे कर दिए गए हैं जो ये जीत की कुंजी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि भाई घोषणा पत्र तो हर बार आता है, सब दल लेके आते हैं, कोई उसको घोषणा पत्र कहता है, कोई वचन पत्र कहता है, इन्होंने मोदी गारंटी का नाम दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस श्रेया में, इस घोषणा पत्र में देखी होगी, जो बीजेपी ने कुछ कुछ पॉइंट्स जो लिए हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज जो है उसको पकड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले हर वर्ग को साधने के लिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। और धान के कृषक जो है वहां बहुतायत में है। दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में कृषक जो है वो धान की पैदावार के लिए लोन बहुत लेते हैं, कर्ज बहुत लेते हैं। हालांकि इसमें एक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी चूक गई कि उन्होंने कर्ज माफी का वादा नहीं किया है। हो सकता है कांग्रेस से दांव चल दे अपने घोषणा पत्र में, लेकिन कर्ज माफी के बजाय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा वादा किया है, जैसे पिछली बार अगर कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा यही किया था कि हम आपका धान ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार खरीदती है उससे। और उस एक पॉइंट की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी 15 साल से जो शासन में थी वो चला गया था उनका शासन और कांग्रेस की सरकार आई थी। तो इस घोषणा पत्र में उसी को तवज्जो देते हुए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य करने की घोषणा की अगर वो सरकार में आते हैं, और 2100 क्विंटल धान जो है वो प्रति व्यक्ति से खरीदा जाएगा। 21 क्विंटल, माफ करिएगा, प्रति 21 क्विंटल धान खरीदने का, इसकी भी मियाद बढ़ा दी है जो पहले कम थी। और सबसे बड़ा पॉइंट भारतीय जनता पार्टी ने इसमें वो किया जिससे किसान वहां का दुखी है कि भारत अब तक जो कांग्रेस शासित राज्य में, कांग्रेस के शासन काल में जो किसानों को पेमेंट मिलता था, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो गन्ने का जो पेमेंट मिलता है, बड़ा इशू होता है गन्ने का पेमेंट, वैसे छत्तीसगढ़ में भी जो धान का पेमेंट मिलता है मिलों से वो किश्तों में मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर स्ट्राइक करते हुए कहा है कि हम एक मुश्त पेमेंट देंगे आपको। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर है जो किसानों के बीच में कि हम एक मुश्त आपको पेमेंट देंगे, जितना धान आप बेच के जाएंगे एक मुश्त पेमेंट मिलेगा आपको, किश्तों में नहीं मिलेगा। होता क्या है कि छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज खरीद लेता है फसल बोने के लिए और उसी के फसल के दाम उसको समय पर नहीं मिलते, पूरे नहीं मिलते, तो बड़ा दुखी है इस बात से। तो उस बात को बीजेपी ने टारगेट किया अपने घोषणा पत्र में और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दूसरी आबादी वहाँ आदिवासियों की है, SC ST की है, और जिनको वनवासी कहा जाता है, और उनकी आजीविका का मुख्य साधन जो होता है तेंदुपत्ता संग्रहण होता है। वहाँ के लोग तेंदुपत्ता को संग्रहित करते हैं और उसको बेचा जाता है, और उस पर कहा यह जाता है कि एक बार वो करते हैं ये काम, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी साल भर की जीविका उसी पर चलती है। तो उनके लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है कि 5500 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से उनसे खरीदा जाएगा। उसकी भी बोनस राशि बढ़ा दी गई है, और उसके बाद मानक बोरे के बाद अगर कोई लाता है तो 4500 रुपये उसको दिए जाएंगे। तो ये तेंदुपत्ता संग्रह, और साथ ही साथ जो पुरानी योजनाएं थी, चरण पादुका योजना जो रमन सिंह ने शुरू की थी, उसको फिर से हम शुरू करेंगे, छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे आदिवासियों के लिए। तो ये जो आदिवासियों को टारगेट किया, किसानों को टारगेट किया, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो OBC वर्ग की है और उसके बाद ST वर्ग की, आदिवासियों की है। तो इन दोनों को टारगेट करने की कोशिश, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग, किसान जैसे कहा जाता है, किसान वहां पर बेसिकली पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं ज्यादातर किसान, और आदिवासी जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को साधने के लिए कई सारी ऐलान किए गए कि 500 रुपए में कांग्रेस ने भी कहा था कि हम सिलेंडर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किसको देंगे, BPL महिलाओं को देंगे या फिर सबको देंगे। अगर सबको देते हैं तो सोने पर सुहागा है, लेकिन उन्होंने अभी स्पष्टीकरण सिर्फ कहा कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसको हिट करने की कोशिश की गई है महिलाओं के लिए, महतारी वंदन योजना एक शुरुआत करेंगे जिसका जिक्र किया है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देगी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिस योजना को शुरू किया है, लाडली बहना योजना, उसी के तर्ज पर वहां पर छत्तीसगढ़ में भी 12,000 रुपए हर साल महिलाओं को देने का ऐलान किया है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, मतलब माफ करिएगा बीजेपी की ओर से। तो ये बड़े महिलाओं को साधने के लिए जो उठाए गए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एक और बात है कि जैसे कैसे बीजेपी ने पॉइंट टू पॉइंट हिट किया है, इसको आपको समझने के लिए
एक तो पहले उन्होंने ओबीसी को साधा, किसान वर्ग जो है, फिर आदिवासियों को साधा, फिर महिलाओं के लिए ऐलान किए। उसके बाद जो एक धार्मिक वहां पर, क्योंकि धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, ईसाई धर्मांतरण जो आदिवासियों को बहला फुसलाकर चावल की बोरी देकर उनको जो बनाया जाता है वो बड़ा मुद्दा है और बड़े पैमाने पर वहां धर्मांतरण होता है। इसके खिलाफ कई चल, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व पर अटैक करने के लिए 2 चीजों का ऐलान किया। पहले तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ को हम शक्तिपीठ के तौर पर विकसित करेंगे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के लोग माँ को बहुत मानते हैं। मतलब वहां पर आप ये देखेंगे कि जैसे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी है, वो छत्तीसगढ़ की एक तरह से कुल स्वामिनी माना जाता है उनको, और दूसरा शक्तिपीठ है वहां पर बम्बलेश्वरी देवी का। तो 2 बड़े शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में है। तो इस पर टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम कॉरिडोर बना के बड़े शक्तिपीठ के तौर पर इसको विकसित करेंगे ताकि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके। और छत्तीसगढ़ की माँ का कितनी महत्ता है वहां पर, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब दशहरा होता है नवरात्र के दिनों में, तो वहाँ रावण जलाया नहीं जाता है, रावण से ज्यादा माँ की पूजा वहां पर की जाती है। तो माँ को इतना लोग मानते हैं छत्तीसगढ़ के, तो उस धार्मिक चीज को भी, लोगों की भावनाओं को भी इसमें समेटने की कोशिश की गई है, उस पर टारगेट किया है भारतीय जनता। तो ये बड़ा एक स्ट्रोक है। उसके बाद रामलला दर्शन योजना, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ के लोग हैं उनको हम रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेंगे, ऐसी भी योजना लाएंगे मुफ्त में। तो ये सारा है। फिर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कहा कि एक स्वास्थ्य योजना लाएंगे, 10 लाख रुपए तक आपको ये मिलेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में हम एम्स के तौर पर एक छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CIMS खोलेंगे। उसके बाद में आपको 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया गया है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और एक योजना का ऐलान किया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर ब्रेक लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं, राजनीति की वजह से कहें या जो कहें आप, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनने उस पर पूरे रोक लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन 5 सालों में 18 लाख नए घर बनाएंगे और 18 लाख लोगों को घर देंगे छत्तीसगढ़ में। तो ये भी एक बड़ा, अगर 18 लाख घर आप समझे तो एक अगर मतदाता के एक घर में हम 3 मतदाता भी पकड़े तो एक बड़े मतदाता वर्ग को टारगेट करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। साथ ही साथ जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया कि भर्ती घोटाले जो हुए हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो भर्ती घोटालों को हम डिकोड करेंगे और भर्ती घोटालों पर हम एक्शन लेंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़े दावे किए भारतीय जनता पार्टी ने, वादे किए हैं, तो इसके बाद छत्तीसगढ़ का माहौल और मूड पूरी तरह से बदल गया है। और एक तरह से घोटाला जब सामने आया तो वैसे ही कांग्रेस की छवि है कि ये घोटालेबाज पार्टी है, तो उसको और बलवती करने का इस आरोप ने काम किया है। और उस पर एक नहले पे दहला ये वचन पत्र है, मोदी का घोषणा पत्र, जिसको मोदी गारंटी का नाम दिया गया है। तो इसीलिए पूरे अभी हमने जब ग्राउंड पर बात की, लोगों से, पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कि अब मूड जो है बदलेगा और जो कांग्रेस की ओर जो रुझान था लोगों का, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर जा सकता है। और जो कल तक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते दिख रही थी, वो अब एज लेते हुए दिख रही है। तो ये जैसे ये मैनिफेस्टो है मोदी की गारंटी, जिसे हम, ऐसा आपने जो भी जानकारी दी उससे पता चलता है कि हम इस गारंटी से छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से जान पा रहे हैं। हर वर्ग को उन्होंने साधने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल ये है कि इस मैनिफेस्टो से, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस ने ऐसे ही मैनिफेस्टो देकर लोगों का दिल जीत लिया था और रमन सिंह की सरकार गिरा दी थी, तो इस बार पहले ही बीजेपी ने ये अपना दांव खेल दिया। तो क्या अपने सारे पत्ते पहले खोल दिए? नहीं, खोल नहीं दिए। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र देकर लोगों के बीच बता दिया। एक बात मैं और बताना भूल गया कि आप कहेंगे कि हाँ, कांग्रेस का तो अभी घोषणा पत्र आया नहीं, वो नहले पे दहला फेंक सकते हैं। लेकिन एक बड़ा पॉइंट जो श्रेय मैं आपको बताना भूल गया, दर्शकों को बताना भूल गया, कि कांग्रेस ने पिछले बार जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने कई वादे किए थे जिस पर वो पूरे नहीं कर पाए हैं। कुछ को उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा वादा था जो भूपेश बघेल की ओर से किया गया था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, क्योंकि शराब वहां पर बड़ा इशू है। और आदिवासियों के बीच अगर उनकी विपन्नता का कोई कारण है, उनकी दरिद्रता का कोई कारण है, तो बड़ी शराब बड़ी वजह है। तो उसी को टारगेट करते हुए ये भी एक बड़ा की पॉइंट था कांग्रेस सरकार की वापसी का कि हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन 5 साल बीत गए, न तो शराबबंदी हुई, ना उस पर कोई काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी कटाक्ष करने की अपने घोषणा पत्र में कोशिश की है कि जिन लोग ये सिर्फ वादे करते हैं, ये अपने वादों को पूरा नहीं करते। तो ये पॉइंट ये भी, और इसके वजह से नाराजगी भी है छत्तीसगढ़ की महिलाओं में, खासतौर पर, पुरुषों में तो नहीं लेकिन महिलाओं में नाराजगी है कि इन्होंने, क्योंकि महिलाओं ने वोट ही इसलिए दिया था क्योंकि बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में कि शराबबंदी ये सरकार करेगी आके, तो इन्होंने शराबबंदी नहीं की। तो वो एक बड़ा माइनस पॉइंट है कांग्रेस का कि अगर अभी भी घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं और लोक लुभावन वादे करते हैं तो जनता को ये लगेगा कि यार ये कह देते हैं, ये करते नहीं है।
तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है, परसेप्शन बना हुआ है कि रमन सिंह ने काम तो किया वहाँ 15 सालों में, खेल के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ा काम किया। नया रायपुर जो उन्होंने डेवलप किया है, देखने लायक शहर है नया रायपुर को जो उन्होंने बसाया है, नया विधानसभा भवन, मतलब काम बहुत किए 15 साल के, कई योजनाएं लाई थी उन्होंने, तो वो सारी रमन सिंह के लिए प्लस पॉइंट है। और ऊपर से ये गारंटी, और इस बार चेहरा उन्होंने जो दिया है वो मोदी वचन पत्र, मोदी की गारंटी दी है, तो वो और ज्यादा हिट करेगा, ये मुझे भी लगता है निजी तौर पर। और जिस तरह से इसका नाम रखा गया कि मोदी की गारंटी, तो अभी मोदी सरकार की तरफ से जो जो वादे किए गए थे, जैसे कि राम मंदिर हो और भी सारी गारंटी, वो अभी तक पूरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार उन्होंने खुद ही मोदी की गारंटी लिख दिया है। बिल्कुल, ये एक आपने सही कहा कि मोदी गारंटी इसीलिए नाम दिया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 370 हटाते हैं, वो राम मंदिर बनवाते हैं, वो कहते हैं तो करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वहां मोदी का नाम आगे किया। तो ये मोदी की गारंटी है, तो जाहिर सी बात है ये गारंटी। महादेव ऐप वाला जो मामला है वो भी एक बड़ा मामला है इसमें, उसी पर मैं जाने वाली हूँ कि अभी उन्होंने हाल ही में रैली में इसका जिक्र भी किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका नाम सामने आ रहा है महादेव ऐप में, और बताया जा रहा है कि पैसे लेन देन का भी उन पर आरोप लग रहा है। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, और इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या चुनाव पर? नहीं, देखिए, आप निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि अब भाई सत्ता, अगर कोई आरोप लगा है तो आपको, क्योंकि ऐसे मुहाने पर आप खड़े हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप रह गए तो आपको जनता तो आरोपी मान लेगी। तो इसीलिए जनता के बीच भूपेश बघेल आए हैं, उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि भाई एक बड़ा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि सरकार जो है इस ऐप को बंद क्यों नहीं कर देती। अगर बंद कर दे, भाई अगर मुझे पैसा मिल रहा है और ये घोटाला हो रहा है तो उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इससे लाभ ले रहे हैं, सरकार इस पे जीएसटी लगाकर लाभ ले रही है और मुझे बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ऐप को सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं, केंद्र का काम है बंद करना, तो आप बंद कर दे। बंद क्यों नहीं कर रहे, उसका थोड़ा सा टेक्निकल रीजन है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को। हालांकि पॉलिटिकल उन्होंने बयानबाजी की है, लेकिन उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि किसी भी ऐप को बंद कराना इतना आसान काम नहीं होता है। पिछले दिनों भी कई सारी, जैसे टिकटॉक वगैरह ऐप को बंद कराया राज्य सरकार ने जब भारत में, तो लेकिन टिकटॉक ऐप का नाम बंद हुआ, उसके जैसे कई दूसरे फीचर वाली ऐप आ गई और वो काम कर रही है। टिकटॉक को भी भारत में एक्सेस किया जा सकता है, उसका डोमेन नेम को बदलकर। तो आप सिर्फ नाम को बैन कर सकते हैं, उसका अगर डोमेन नेम अगर आप बदल देगी पार्टी, इंस्टाग्राम पर रील्स चलते हैं, बिल्कुल, यूट्यूब पर शॉर्ट्स चलते हैं, हाँ शॉर्ट चलते हैं, तो आप उसका डोमेन नेम बदल देंगे तो सारा का सारा डेटा उस डोमेन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ब्लॉक सिर्फ डोमेन को कर सकते हैं। महादेव ऐप का जो डोमेन होगा उस डोमेन को आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नाम ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देंगे कि कोई साइट है www.xyz.com, अगर उसको बंद करना है आपको तो ये डोमेन नेम ब्लॉक करेगी गवर्नमेंट, तो xyz.com बंद हो जाएगा। लेकिन xyz.com पे जो ब्रांड चल रहा है, सपोज करिए एक्स ब्रांड चल रहा है, वो एक्स ब्रांड क्या करेगा, उस डोमेन नेम को दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कर देगा, वो abc.com ले आएगा। तो डेटा तो सारा का सारा वही है, फीचर सारे के सारे वही है, नाम भी वही है एक्स ब्रांड। तो ये टेक्निकल समस्या गवर्नमेंट के सामने आती है कि वो पर्टिकुलर किसी उसको बैन नहीं कर सकते, नाम को बैन। जैसे पीएफआई, उदाहरण हम देंगे कि पीएफआई को आप बैन कर दी, पीएफआई बैन हो गया, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका काम है, वो तो बैन नहीं किया जा सकता, वो कोई नया संगठन बना लेंगे। जैसे सिमी बैन हो गया, सिमी, लेकिन उन्होंने दूसरे नाम से संगठन बनाया और काम करना शुरू किया। तो ये सरकार के सामने समस्या है। दूसरा, भूपेश बघेल ने जो सफाई दी है, अब वो सफाई उन्होंने सिर्फ दी है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि उनको पैसे मिले कि नहीं मिले, जो असीम कह रहा है, जो ईडी ने दावा किया है। और निश्चित तौर पर ये जो आरोप है, ये भूपेश बघेल जान चुके, समझ चुके कि उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, और 5 साल के बाद हो सकता है कि जिस तरह से केजरीवाल अभी भागते फिर रहे हैं ईडी से, तो ये हालत भूपेश बघेल की हो सकती है। भूपेश बघेल के जो आपने बयान दिया है, उनके हिसाब से तो उनका कहना है कि मतलब आप घर में आप ताला लगा दीजिए, क्योंकि मैं चोरी नहीं करूंगा। तो मतलब और भी घर है जो खुले रहेंगे, तो वो उसमें जाकर वो चोरी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, तो आप उस पर बैन ना लगाएं। लेकिन अब एक और सवाल है कि जैसे महादेव ऐप है, तो उस पर पीएम मोदी ने कहा है कि महादेव का भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि इस नाम में महादेव ऐप है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको धार्मिक से भी जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल, मैं कहा ना कि जैसे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस एस्पेक्ट को वहाँ छूने की कोशिश की है, धर्म बड़ा सब्जेक्ट है वहाँ। पिछले दिनों देखेंगे, अगर हम 5 साल में देखें रमन सिंह, माफ करिएगा, भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो 2-3 कम्युनल घटनाएं वहाँ पर हुई, जैसे कि
एक जगह पर वहाँ पर भगवा झंडा उतार कर इस्लामिक झंडा लहराने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर बड़ा कम्युनल एक विवाद हुआ था। उस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। वो धर्मांतरण वहाँ बड़ा इशू है, तो वहाँ पर धार्मिक एंगल तो है। अब वो उसका काउंटर करने के लिए भूपेश बघेल ने, हालांकि बघेल सरकार भी, उन्होंने एक कॉरिडोर का ऐलान किया है, क्योंकि राम भगवान के ननिहाल के तौर पर जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। कौशल्या जो माई है उनका वो स्थल माना जाता है, तो उसलिए उन्होंने श्री राम से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र उनको डेवलप करने के लिए कांग्रेस सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उसका काउंटर अटैक भारतीय जनता पार्टी ने इसमें दिया है। तो धर्म का तो नाम लाएंगे ही वो, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है जो उन्होंने बयान दिया है। तो इस तरह से जो मोदी की गारंटी है, मैनिफेस्टो है, अब बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है और छत्तीसगढ़ के हर पहलू पर उन्होंने बारीकी से जांच की है और इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या इस मैनिफेस्टो से कुछ चुराती है, क्या उसमें भी कुछ अपने दांव-पेच लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से हवाएं अचानक से ये बदली हैं मोदी की गारंटी के इस मैनिफेस्टो के आने के बाद, और जिस तरह से पीएम मोदी खुद छत्तीसगढ़ पहुंचकर उन्होंने रैली में खुलेआम ये बात बोल दी है कि अब उनको इसलिए बुलाया गया है, जनता ने इसलिए उन्हें चुना है जिससे वो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। और लगातार जिस तरह भूपेश बघेल पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, महादेव ऐप केस में उनका नाम जोड़ा है, अब चुनाव की जो हवाएं हैं, जो फिजाएं हैं, वो बदलने वाली हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस, जो जितने भी ओपिनियन पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी, अब वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रही है और अब हवा बदल चुकी है और बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, ऐसा माना जा रहा है। हमारी इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।